गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आज के सेशन में आप सबका बहुत वेलकम है। मैं हूं इस्हाकुर रहमान, रीजनल हेड नॉर्थ ईस्ट। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे और चरा के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मुझे लगता है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर या फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स एक दोस्तों मुझे लगता है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स एक इतना कॉमन कैटेगरी ऑफ डिजीज है जो शायद हर घर में मौजूद होगा। इसका सबसे कॉमन जो सिम्टम है वो है गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी। तो आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी होगा जिनको कभी ना कभी गैस की गोली खाने की जरूरत ना पड़ी। तो ये सबसे कॉमन डिजीज है, सबसे कॉमन सिम्टम्स है। और क्योंकि ये खाने पीने के साथ कनेक्टेड है तो जाहिर है अक्सर खाना पीना थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, गड़बड़ होती है और तब हमें ये प्रॉब्लम्स होती है। सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखेंगे ताकि हमें समझ में आए कि ये डाइजेशन का जो प्रोसेस है ये कैसे होता है। डाइजेशन में खाना कैसे हजम होता है, खाना कहाँ कहाँ से गुजरता है, उसको डाइजेस्ट करने में बॉडी क्या क्या एंजाइम्स हॉर्मोन्स रिलीज करते, कौन सा ऑर्गन कैसे काम करता है, थोड़ा सा जानकर एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत से देखते हैं। जब हम भोजन को चबाते हैं, इसमें लार यानी कि सलाइवा मिल जाता है। मुंह के सलाइवा ग्लैंड्स लार स्रावित करते हैं। सलाइवा में एंजाइम होते हैं जो कि स्टार्च का विखंडन करते हैं। स्टार्च एक तरह के कार्बोहाइड्रेट होता है। भोजन मुंह से लंबी नली नुमा ग्रसिका से होकर आमाशय में पहुंचता है। आमाशय का भीतरी दीवार भी पाचक रस स्रावित करती है जो प्रोटीन और फैट्स के पाचन में मदद करते हैं। लेकिन भोजन का आमाशय में पूरी तरह पाचन नहीं होता है। आमाशय से आधा पचा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद पाचक रस भोजन का विखंडन करने लगते हैं। लिवर एक रसायन स्रावित करता है जिसे पित्त रस यानी कि बाइल जूस कहते हैं, जो फैट के पाचन में मदद करता है। लिवर एक भूरे रंग की ग्रंथि है जो पेट यानी कि एब्डोमेन के दाईं ओर होता है। इसके द्वारा स्रावित होने वाला बाइल जूस एक थैले जैसा अंग में संग्रहित रहता है जिसे गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय कहते हैं। इसके बाद ये जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहाँ पर एक और ग्रंथि होती है जो पाचक रस स्रावित करके पाचन में मदद करती है। इसे पैंक्रियास यानी कि अग्नाशय कहते हैं। पैंक्रियास एक बड़ी क्रीम कलर की ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे होता है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स पर क्रिया करता है और उन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। पित्त रस अग्नाशय रस इंटेस्टाइन में इस छोटे से पाइपनुमा रास्ते से जाते हैं। इंटेस्टाइनल जूस और अग्नाशय रस में शर्करा या कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स को विघटित करने वाले एंजाइम्स होते हैं। पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है। पोषक तत्व स्मॉल इंटेस्टाइन की भीतरी दीवार द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं जो रक्त वाहिकाओं से भरी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की भीतरी दीवार में उंगली के समान संरचनाएं होती हैं जिसे रसांकुर यानी कि विली कहते हैं। प्रत्येक विलस में बहुत सारी रक्त वाहिकाएं होती हैं। विली द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है और भोजन विली से ब्लड वेसल्स में चला जाता है। पचे हुए भोजन के अवशोषण के बाद भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है वह बृहदांत्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन इसमें से पानी अवशोषित कर लेता है।
पानी के अवशोषण के बाद अपचित भोजन अर्ध ठोस यानी कि सेमी सॉलिड हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंत में स्थित थैलीनुमा संरचना रेक्टम में जमा हो जाता है। इस अपचित भोजन अर्ध ठोस यानी कि सेमी सॉलिड को मल या फेसिस या स्टूल कहते हैं। समय समय पर ये फेकल मैटर एनस या गुदाद्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पाचन नली में मुख, ग्रसिका यानी कि एसोफेगस, आमाशय यानी कि स्टमक, क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, बृहदांत्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन और इसके साथ ही मलाशय और गुदा भी होते हैं। आहार नलिका और उससे संबंधित ग्रंथियां, लिवर, पैंक्रियाज, ये सब मिलकर पाचन तंत्र बनाते हैं। तो दोस्तों थोड़ा बहुत आपने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करते हैं। अब थोड़ा सा इस फोटो को देखिए तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप राइट साइड में देख सकते हैं सेलिब्री ग्लैंड, जो हमारे मुंह में लाड़ बनते हैं वो सेलिब्री ग्लैंड्स बनाते हैं, और वो भी एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। वो स्टार्च को यानी कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड, जो भी कार्बोहाइड्रेट टाइप के खाना हम खाते हैं, राइस, रोटी, ब्रेड, नूडल्स, पास्ता, इनको पचाने का काम मुंह में जब आप खाना चबाते हैं तब से शुरू होता है। ये जो पूरा लंबा पाइप है इसोफेगस से लेकर रेक्टम तक, ये करीब 5 मीटर लंबी है, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही एडवांस डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसका इसमें आप देखोगे हर जगह में एक तो ऐसे ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन के लिए जरूरत के हार्मोन्स, एंजाइम्स, जूसेस को बनाती हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं वो है सेलिब्री ग्लैंड, इसोफेगस, स्टोमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है बेसिकली ये केमिकल और मैकेनिकल दोनों है। केमिकल प्रोसेस यानी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के हर एक एंगल में, हर एक जगह पे, कहीं ना कहीं पे एंजाइम्स बनते हैं। उसमें कुछ जूसेस छोड़ा जाता है और वो आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं। जैसे अपने खाना चबाया तो मुंह का एक एंजाइम उस स्टार्च के साथ मिक्स होगा, स्टार्च के साथ, और उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ना शुरू करेगा। ये केमिकल प्रोसेस है। आपने खाना निगल लिया, खाना इसोफेगस से नीचे उतर जाएगा, वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है। फिर स्टोमक में खाना जाएगा, एसिड के साथ मिक्स होगा, वो भी एक केमिकल प्रोसेस है। फिर स्टोमक से आगे पूरे लंबा सा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां से जब गुजरेगा वो भी एक मैकेनिकल प्रोसेस है। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस है। आप इस फोटो को एक बार ध्यान से देखिए, इतने सारे ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। राइट साइड में आप देखोगे तो इतने सारे नाम हैं। सेलिब्री ग्लैंड, वो भी तीन तीन अलग अलग ग्लैंड होता है। फेरिंक्स, स्टोमक, पैंक्रियास, स्प्लीन, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन्स, अलग अलग। अगर आप सिर्फ इंटेस्टाइन के पार्ट के अलग अलग नाम देखोगे तो इतने सारे अलग अलग नाम हैं। ये फोटो दिखाने का मकसद ये था कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम को एक बहुत ही लाजवाब शानदार मशीन मान सकते हो, जिसके अनगिनत पार्ट्स हैं। हर एक पार्ट बहुत ही बखूबी मॉडर्न और एडवांस है, जो अपने आप काम करता है। और हर पार्ट जब सही तरह से काम करेगा तब जाकर डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बार सेकेंड ब्रेन या फिर स्टोमक को, एब्डोमेन को सेकेंड ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रेन जैसे हमारे दिमाग में एक नेटवर्क में रहता है, उसी तरह से यहाँ में भी नर्व और ब्लड सप्लाई एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, और हर एक पार्ट में बीमारी हो सकती है। अब जितने भी नाम देख रहे हो यहाँ पे, हर एक ऑर्गन का, हर एक पार्ट का बीमारी होता है। थोड़ा सा फंक्शंस को समझ लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। जब हम खाना मुंह में चबाना शुरू करते हैं तो वो सलाइवा के साथ, लाड़ के साथ मिक्स होता है और डाइजेशन वहीं से शुरू होती है। और जितने भी हमारे सेलिब्री ग्लैंड्स है, तीन तीन ग्लैंड्स है दोनों साइड में, वो एंजाइम छोड़ता है, जिससे हमारा खाना मुंह से डाइजेस्ट होना शुरू होता है। थोड़े नीचे इसोफेगस है, जहां से चबाया हुआ खाना नीचे स्टोमक में चली जाती है। स्टोमक में खाना एसिड के साथ मिक्स होता है, और भी दूसरे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जूसेस होते हैं, उसके साथ मिक्स होके ज्यादातर फैट और प्रोटीन वहां पे डाइजेस्ट होना शुरू होता है। लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है। ये खाने को डाइजेस्ट करने के लिए सारे हार्मोन्स, एंजाइम्स को रिलीज करता है,
और वो खाना जब हजम हो जाता है, जब खाना इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, वहां से खाने में मौजूद सारे विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, जितने भी न्यूट्रिशन है वो खून में आ जाता है। ब्लड इंटेस्टाइन से सारे न्यूट्रिशन को ब्लड सोख लेता है और वो सारा न्यूट्रिशन दोबारा लिवर में आता है। लिवर उसको फिल्टर करता है, जो चाहिए वो रख लेता है, जो नहीं चाहिए उसको बाहर भेज देता है। और कभी कभी उसको बदल भी देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ खाया, उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेगा ताकि वो आपके काम में आए। तो लिवर एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है और ये बहुत बार एक्सेस खाना को स्टोर करता है, इमरजेंसी में स्टोर्ड खाने को बदल के आपके लिए रेडी टू यूज बना देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है। पैंक्रियास हमारे लिए बहुत सारे हार्मोन छोड़ते हैं, जैसे इंसुलिन, आप जानते हैं उसमें से इंसुलिन बनता है जो हमारे ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है। उसके जैसा एक और दूसरा हार्मोन भी बनता है, ग्लूकागॉन। ये सारे जो हार्मोन्स हैं, यह हमारे बॉडी में ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी को कम ज्यादा कर सकता है। ये डाइजेशन को मदद करता है। गोल ब्लैडर हमारे लिए चर्बी को हजम करने के लिए जूस बनाते हैं, जिसको हम लोग बाइल जूस कहते हैं। ये बनाती है लिवर, और लिवर जो बाइल जूस एक्सेस में बनाती है वो गोल ब्लैडर में जाके स्टोर होती है। और ये बाइल जूस हमारी फैट को डिसॉल्व और हजम करने में मदद करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में खाना जो स्टोमक से छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है और वो आगे बढ़ती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में सफर करते करते वो और भी छोटे छोटे होते हैं और बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है और रेक्टम से सारे वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर चले जाते हैं। यानी माउथ से लेकर रेक्टम तक पूरा 5 मीटर जो लंबा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और आपस में इनका तालमेल बहुत शानदार होती है और इसीलिए हम आसानी से खाने को हजम करके उससे न्यूट्रिशन ले सकते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स कॉमन है और जो आजकल ज्यादा दिखते हैं। सबसे पहले एसिडिटी। इसके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। आम भाषा में लोग इसको गैस बोलते हैं, मेडिकल साइंस में इसको गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर कहते हैं, गैस्ट्राइटिस कहा जाता है। इसका लक्षण है आपके सीने में जलन जैसा महसूस होगा, पेट डिस्कम्फर्ट रहेगा, गैस बनेगा, आपको खट्टे डकार भी आ सकते हैं। इसको एसिडिटी कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है, लोगों को अच्छे से टॉयलेट नहीं होता। कॉन्स्टिपेशन के एक दो सिम्टम्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बार लोग इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं। अगर लोगों को लगता है कि 2-3 दिन में एक बार भी टॉयलेट होता है और वो ठीक ठाक टॉयलेट होता है, तो लोगों को लगता है वो कंडीशन सही है, यह भी कॉन्स्टिपेशन माना जाएगा। कॉन्स्टिपेशन का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि हार्ड टॉयलेट या फिर टॉयलेट नहीं हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये भी है कि आप 1-2 दिन तक आपका बाउल क्लियर नहीं हो रहा है, उसको भी कॉन्स्टिपेशन माना जाएगा। और आज के टाइम पे हर घर में कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स होते हैं। तो इसका कॉमन से रीजन है कि हमारे बॉडी में फाइबर और हेल्दी बैक्टीरिया, जिसको प्रोबायोटिक्स बोलते हैं, उसकी कमी है। आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, खाने की इमीडिएट इमीडिएट बाद आपको डिस्कम्फर्ट होता है, पेट दर्द हो सकता है, टॉयलेट का फीलिंग्स आ सकता है, यानी बाउल मूवमेंट सही नहीं है। कोलाइटिस, आपने देखा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, मोटा वाला जो इंटेस्टाइन है, उसमें 3 हिस्सा है, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन एंड डिसेंडिंग कॉलन। तो ये तीनों चीज को इकट्ठा कॉलन कहते हैं। कॉलन में इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं, दूसरे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसको कोलाइटिस कहते हैं। गैस्ट्रोएंटेराइटिस ये एक इन्फेक्शन है जिसे लूज मोशन, डिसेंट्री या फिर ब्लड डिसेंट्री, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। पाइल्स बहुत कॉमन है। रेक्टम के जो ऑरिफिस है उसमें स्वेलिंग होते हैं, उसको हेमोरॉइड्स भी कहा जाता है। फैटी लिवर ये बहुत ही कॉमन है, पहले इतना कॉमन नहीं था, लेकिन आजकल कम उम्र में भी ये बहुत आसानी से लोगों में दिखता है। 20-25 साल का शहर का कोई भी इंसान अगर अपना अल्ट्रासोनोग्राफी करा ले, मुझे लगता है ज्यादातर लोगों का फैटी लिवर ग्रेड 1 दिखता है। ब्लोटिंग, इसको जैसे आम भाषा में कैसे कहा जाएगा, पेट में थोड़ा सा अ, गड़बड़ी जैसा आपको महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा पेट में कुछ चीजें उबल रही है, लेकिन हीट नहीं लगेगा, लेकिन वो थोड़ा बहुत बॉइलिंग जैसा महसूस होगा और आपको डिस्कम्फर्ट होगा। पेप्टिक अल्सर, अगर एसिडिटी बहुत लंबे टाइम तक ठीक नहीं होता है तो आपका स्टोमक में एसिड बनता है। वो एसिड आपके पेट को अंदर से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जलाना शुरू करता है, उसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अगर लंबे टाइम तक इसको ट्रीट नहीं किया गया
तो इससे खतरनाक दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। गोल ब्लैडर स्टोन्स, जिसको गोल स्टोन्स कहते हैं, और डायरिया। बहुत सारे कारणों से डायरिया हो सकती है। डायरिया का एकलौता कारण इन्फेक्शन नहीं है। खाना अगर गलत हो जाए तब भी डायरिया हो सकता है, क्योंकि खाने को आगे पहुंचने के लिए पानी चाहिए। आपने थोड़ी देर पहले वीडियो में भी देखा, जब खाना धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बहुत पानी सोख लेता है, ताकि खाना का मूवमेंट, न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन आसान हो जाए। फिर खाना जब लार्ज इंटेस्टाइन में आगे बढ़ता है, बॉडी पानी को दोबारा से सोख लेता है। तो अगर आपने कई बार ऐसा खाना खाया होगा जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट था, तो वो बॉडी का पूरा पानी इंटेस्टाइन में सोख लेगा, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर लार्ज इंटेस्टाइन में वो पानी दोबारा से रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ तो वो डिसेंट्री, बेसिकली डायरिया हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ बीमारी और कुछ लक्षण और कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके स्क्रीन में हैं जो चौंकाने वाले हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं शराब पीने से लिवर की प्रॉब्लम होती है, तो उसको कहते हैं एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, AFLD। अगर किसी इंसान का लिवर कमजोर है, बीमार है, लेकिन वो शराब नहीं पीता, तो उसको कहा जाएगा नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। हमारे देश में करीब 9 से 32% लोगों को नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का मतलब है ये 30% लोग, मैक्सिमम 32%, 32% लोग जिनको लिवर की बीमारी, वो शराब नहीं पीते। यानी लिवर की बीमारी हम अक्सर ऐसा मानते हैं कि सिर्फ शराब पीने से होता है, बल्कि ये बिना शराब का भी हो सकता है। बिना शराब का होने का रीजन है, आप बहुत ज्यादा फास्ट फूड, जंक फूड लेते हैं, आपका वजन ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा फैटी फूड लेते हैं, बहुत सारे मेडिसिन लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, एक्सेट्रा। एसिडिटी या फिर GERD या फिर गैस्ट्राइटिस की बीमारी करीब करीब 7% से लेकर 30% लोगों को है। ये सारे अलग अलग परसेंटेज हैं। जैसे NAFLD जिन 32% को है, वो वही लोगों को एसिडिटी है ऐसा नहीं, हमने अलग अलग परसेंटेज लिखा है। अब ऐसा हो सकता है जितने लोगों को एसिडिटी हो उनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज भी हो सकता है, लेकिन हमने अलग अलग इसका फिगर्स निकाले। करीब 22% लोग ऐसे हैं हमारे देश में, लेकिन ये अभी थोड़ा ज्यादा है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। करीब 1 करोड़ लोगों को हर साल भारत में पाइल्स की बीमारी का शिकायत रहती है। ये जो प्रॉब्लम्स है, ये सीरियस प्रॉब्लम है और हम अक्सर इसको अनदेखा करते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को नजरअंदाज ना करें। ये छोटे छोटे लक्षण, सिम्टम्स के साथ आते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम तक अगर अनट्रीटेड रहेगा तो ये सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस दे सकते हैं। इतने सारे जो प्रॉब्लम है, इनके कुछ कॉमन रीजन है, बहुत ही कॉमन सा रीजन है। पहला रीजन, डाइट एंड फूड हैबिट। कल भी हम लोगों ने वेट मैनेजमेंट में ये इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था कि डाइट एंड फूड हैबिट कैसा होता है तो वेट भी बढ़ता है और उसके कारण लिवर में भी बीमारी होती है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी होता है। जो हेल्दी डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट, यानी आप अगर राइस लेते हैं तो राइस, रोटी लेते हैं तो रोटी, उसके साथ और भी कुछ ऐसे चीजें जो बहुत जरूरी है। जितना इंपॉर्टेंट राइस है उतना इंपॉर्टेंट दूसरी चीजें भी है, जिसमें दाल होगा, और भी प्रोटीन के सोर्सेस हो सकते हैं, जैसे अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो नॉनवेज या फिर पनीर, दूध, सोयाबीन एक्सेट्रा। उतना ही इंपॉर्टेंट सब्जियां हैं, एक दो सब्जी नहीं बल्कि बहुत सारे अलग अलग सब्जी। अगर 4-5 सब्जी मिक्स करके आप लेते हैं तब भी अच्छा है, अगर आपने अलग अलग 2-4 सब्जियां लिया तब भी सही है। और उसके साथ में ग्रीन लीव्स भी, हरी पत्तियां भी, साथ में एक अच्छा अमाउंट का सलाद और थोड़ा बहुत फ्रूट्स। ये जितने भी चीजों का नाम मैंने आपको बताया, ये सारे चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन अक्सर हम बाकी चीजों पे, राइस को छोड़ के बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देते। तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट का टाइमिंग सही होना चाहिए। ब्रेकफास्ट जल्दी होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। लंच 3 से 4 घंटे के गैप में होना चाहिए, वो भी ठीक ठाक अमाउंट का होना चाहिए। डिनर जितना जल्दी हो सके, बिफोर 9, मेरा मानना है बिफोर 8 ही होना चाहिए, और जितना छोटा हो सके। लेकिन हम टाइमिंग का ध्यान नहीं रखते। अक्सर लोगों का ब्रेकफास्ट और लंच में गैप बहुत होता है,
लंच और डिनर का गैप भी बहुत ज्यादा होता है। आप देखोगे लोग शायद 11-12 बजे डिनर करते हैं। तो ये जो टाइमिंग का गैप है, ये भी बॉडी को नुकसान कर सकता है। स्ट्रेस से भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में असर होता है। अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स, और आप देखोगे खाने में मिलावट और उसमें पेस्टिसाइड होता है, तो ये पेस्टिसाइड भी हमें नुकसान देता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हमारे फिजिकल मूवमेंट नहीं है लेकिन हम उस हिसाब से खाना ज्यादा खाते हैं। हमारे खाने में फाइबर की कमी है, विटामिन की कमी है, वेजिटेबल्स की कमी है, फ्रूट्स की कमी है, ग्रीन्स की कमी है। कुल मिला के ये सारे चीज फाइबर है। फाइबर अगर कम होगा तो लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद बैक्टीरिया को खाना नहीं मिलेगा, और वो हमारे टॉयलेट को सॉफ्ट बनाता है और बॉडी के लिए विटामिन बनाती है। तो फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, कभी भी इसको मिस ना करें। फाइबर अक्सर आपको ग्रीन और ब्राउन चीजों में मिलेंगे। जितने भी छिलके आते हैं, सब्जी का हो फल का हो, और जो छिलके के साथ खा सकते हैं, आप कोशिश करें छिलके के साथ खाएं। आलू, एप्पल्स, खीरा, ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, मतलब सफेद वाला नहीं, जो पॉलिश्ड है, अनपॉलिश्ड, ये सारे चीजें फाइबर हैं। बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स, बेवरेज, चाय, कॉफी बाहर का ना लेना बेहतर है। व्हाइट और पॉली चीजों को जितना हो सके अवॉइड करें। मैदा, व्हाइट शुगर, सॉल्ट, ज्यादा पैक्ड फूड और बाहर का खाना अवॉइड करें। अभी साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। एग्रीकल्चर में भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया। हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स बनाते हैं, हाइब्रिड क्रॉप्स बनाते हैं, और आपको दिखेगा कि जो सब्जी पहले सिर्फ सर्दियों में मिलता था और पूरी साल आपको नहीं मिलेगा, आजकल आपको साल भर सारा सब्जी मिलता है। ये लोगों को खाना, लोगों के लिए फूड अवेलेबिलिटी के लिए सही है, लेकिन न्यूट्रिशन वाइज नॉट गुड। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट होगा, जो चीज जिस सीजन में उगती है आप उसी सीजन में खाएं, मिस ना करें। प्रोबायोटिक्स, दही, या फिर प्रोबायोटिक्स हम रेगुलर नहीं लेते, उसके कारण भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं। टाइमिंग के बारे में मैंने आपको बताया। डाइजेशन में एक बहुत बड़ा रोल है हार्मोन्स और एंजाइम्स का, यानी स्ट्रेस में वो हार्मोन्स नहीं बनते हैं। अंडर प्रेशर, यानी आप जब इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं तो आपके बॉडी वो नॉर्मल लेवल का हार्मोन्स और एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तब भी हमारा डाइजेस्टिव फंक्शंस डिस्टर्ब होते हैं। खाने में टॉक्सिन, पेस्टिसाइड, ये सारे चीज होता है जो हमारे खाने की क्वालिटी को डिग्रेड करती है, और ये सारी चीज हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो कुल मिला के हमारे आसपास का जो माहौल है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, हर चीज हमारे हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम के खिलाफ है। अगर इसको सुधारना है तो लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा, खाने का टाइमिंग, खाने का पैटर्न, खाने का तरीका सही करना होगा। तो पहला चीज है बैलेंस डाइट, प्रॉपर हाइड्रेशन, पूरे दिन में सही मात्रा में आप पानी पिए, रेगुलर एक्सरसाइज, बाहर का खाना जितना हो सके आप अवॉइड करें। बच्चों को अक्सर बाहर खाने का मन करता है, तो मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा, सारे पेरेंट्स को, और आपके लिए भी ये सही रहेगा, कि बच्चों को जो भी चीज बाहर से खाने का मन करता है, आप हो सके तो घर में हर चीज बना के दें। महीने में मैक्सिमम एक बार आप आउटिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन का बाहर का खाना आपका बॉडी उसको संभाल लेगा। तो एक दिन मंथली आप बाहर का शेड्यूल रख सकते हैं। अदरवाइज सारा चीज, चिप्स से लेकर चॉकलेट से लेकर हर चीज, पिज्जा से लेकर डोनट से लेकर जो भी हो सकता है, आप कोशिश करें घर में बना के दें। आपका पैसा भी बचेगा और आप हेल्दी चीज भी अपने बच्चों को देंगे दोगे। हो सके तो बाहर का कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स, बेवरेज ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करें। चाय भी एक्सेस मात्रा में ना लें। दिन में एक बार दूध चाय पिए, बाकी टाइम आप ब्लैक टी पिए, या फिर बेस्ट होगा आपने सुबह उठ के अश्वा कॉफी लिया, पूरे दिन आपने 2 बार होके फिट लिया। खाने के बीच में एक एवरेज सा गैप मेंटेन करना है, 3 से 4 घंटे का, उससे ज्यादा गैप नहीं देना है। रेस्ट प्रॉपर होना चाहिए। तो अभी हम लोग प्रोडक्ट्स पे आते हैं और प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपने लिस्ट में देखा थोड़ी देर पहले, सारे प्रॉब्लम के लिए आप चारा के रेंज के जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं, इन प्रोडक्ट्स को सजेस्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है डाइजेस्टिव सिरप। आप देख सकते हो इसमें लिखा है डाइजेस्टिव एंजाइम एंड एपेटाइजर।
एंजाइम का मतलब है हजम, डाइजेशन के लिए बहुत सारे एंजाइम चाहिए। बहुत बार हमारा बॉडी वो एंजाइम नहीं बना सकता। इस तरह का एंजाइम आपको बहुत सारे खाने में भी मिलता है, जैसे पपीता में, पपाया में एंजाइम होता है। करेला लिवर को स्टिमुलेट करता है इस एंजाइम को बनाने के लिए। तो ऐसे डाइजेस्टिव नेचुरल एंजाइम्स आपको बहुत सारे नेचुरल फूड्स में मिलते हैं, तो वो इसमें शामिल है। ये आपके बॉडी का डाइजेस्टिव एंजाइम को बनाने में मदद करेगा। और साथ में एपेटाइजर है, यानी जिन लोगों को भूख नहीं लगती, आप उनको खाने से 1 घंटा पहले अगर डाइजेस्टिव सिरप दोगे तो उनको अच्छा भूख लगेगा। इसका सबसे पहला बेनिफिट है, ये डाइजेस्टिव फंक्शन को बेहतर बनाएगा। यानी मुंह में सलाइवा बनता है, उसके बाद स्टोमक में एसिड बनता है, लिवर, गोल ब्लैडर, पैंक्रियाज, ये भी बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम जूसेस बना के इंटेस्टाइन में देता है। इंटेस्टाइन के पूरा फंक्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जितने भी फंक्शंस हैं, सारे फंक्शंस को बेहतर बनाएगा। अगर ठीक है तो मेंटेन करेगा, कमजोर है तो इंप्रूव करेगा। और आपको कैसे पता चलेगा? आपको खाना हजम नहीं होगा, या फिर जो बीमारी का लिस्ट मैंने दिखाया था उसमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको होगा। तो किसी को भी किसी भी तरह का डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो, आप उनको डाइजेस्टिव सिरप सजेस्ट कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन, आपको भूख, आपकी जो भूख है खाने की, जो एपेटाइट है उसको बढ़ाएगा। अक्सर ये प्रॉब्लम बच्चों को होता है जो बाहर चॉकलेट चिप्स खाते हैं। एक सवाल का जवाब देना आप सबसे पूछना चाहता हूँ। जब बच्चों की स्कूल खत्म होती है, छुट्टी होती है, आप जब उनको स्कूल से घर लेके आते हैं, क्या बच्चे आने के टाइम पे चॉकलेट चिप्स मांगते हैं या फिर आप उनको देते हो? क्या ये रेगुलर होता है? यस या नो में जवाब दे। ओके। तो जिस दिन वो चॉकलेट चिप्स खा के घर आके खाना खाता है, तो जाहिर है वो खाने का क्वांटिटी थोड़ा कम खाता होगा। और छुट्टी के दिन जिस दिन वो बाहर का चीजें नहीं खाती, क्या उस दिन वो घर का खाना ज्यादा खाता है? यस या नो में जवाब दीजिए। दोस्तों, चिप्स, चॉकलेट, ये दोनों बहुत ही हार्मफुल है। आपने अगर, ठीक है, हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार दिया, ठीक है, बट नॉट डेली। उसी तरह से चॉकलेट भी आपको देना होगा। छोटा चॉकलेट दीजिएगा, छोटा 5 रुपए का जो चॉकलेट है, एक दिन में एक दे सकते हैं। बट यू हैव टू कीप एन आई ऑन देयर टीथ। यू हैव टू एंश्योर ब्रशिंग ट्वाइस ए डे। 2 बार जरूर ब्रश करें। चिप्स और चॉकलेट बहुत ही हार्मफुल होता है, इससे इससे बच्चों का भूख खराब होती है। तो सारे पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चे जब स्कूल से घर आए तुरंत उसको 5 to 10 ml डाइजेस्टिव सिरप दे दीजिए। उसके बाद वो फ्रेश होगा, नहा धो के, हाथ मुंह धो के खाना खाएगा। इन ए गैप ऑफ 1 आवर, 1 घंटे के गैप के बाद जब वो खाना खाने जाएगा, उसको अच्छा भूख लगेगा। और जो भी चिप चॉकलेट खाए तो उसका हार्मफुल इफेक्ट भी कम हो जाएगा। अदरवाइज जिसको भी भूख नहीं लगती, आप उसको भी दे सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, फ्लैटुलेंस, गैस, क्रैम्प्स, पेट दर्द, ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, इन सबको कम करेगा। इसको यूज करने का तरीका, अगर एडल्ट है तो 20 ml लेना 2 बार। अगर भूख नहीं लगती तो खाने से 1 घंटा पहले लेना। और अगर डाइजेस्ट, भूख लगती है लेकिन हजम नहीं होता, तो खाने के बाद ले सकते हैं। बच्चों को आप 10 ml तक दे सकते हैं। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स अगर आपने गलती से किसी को थोड़ा ज्यादा दे देंगे तो नुकसान और साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। दूसरा एक शानदार प्रोडक्ट है, लाजवाब एंड ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, डाइजेस्टवेल सिरप। दोस्तों, अगर आपको प्रोडक्ट डिसाइड करना है कि सारे प्रोडक्ट तो सिमिलर लगते हैं, डाइजेस्टिव दे या डाइजेस्टवेल दे, तो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। छोटे मोटे कॉमन डिजीज के लिए आप डाइजेस्टिव सिरप दें। किसी को अगर बहुत सीरियस बीमारी है, बहुत दिनों से है, बीमारी काफी बड़ी हो गई है, ठीक नहीं हो रहा है, यानी बीमारी का सीरियसनेस ज्यादा है, तो आप उनको डाइजेस्टिवल दे सकते हैं। यानी डाइजेस्टिव सिरप बेसिक और प्राइमरी प्रोडक्ट है, पहला प्रोडक्ट। उससे एडवांस्ड है डाइजेस्टिवल। इसका एमआरपी है 900 रुपीज। ये डाइजेशन को स्टिमुलेट करेगा। यानी आप देखोगे कई बार बहुत सारे लोग, अक्सर ये ना बुढ़ापे में या फिर एडल्ट, नॉट एडल्टहुड, ओल्ड एज में ही होता है, 40-50 के आसपास में होता है। लोग बोलते हैं भूख ही नहीं लगता आजकल, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे बॉडी के फंक्शन भी धीरे धीरे कम होती है। यानी उनका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बीमार नहीं है, कोई बीमारी नहीं, लेकिन सारे ऑर्गन्स ने काम
थोड़ा कम कर दिया है, यानी उनके ऑर्गन्स बूढ़े हो गए, डाइजेस्टिव सिस्टम बूढ़े हो गए हैं, तो आप उनको डाइजेस्टिबल दोगे अगर लगातार 90 दिन तक, वो कहने लगेगा मेरे जवानी के जैसा भूख लगता है, खाना खा सकता हूं। तो दोस्तों ऐसे लोगों को आप हमेशा डाइजेस्ट ऑयल देना, ये डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट है। लिवर, पैंक्रियास, गोल ब्लैडर, स्टोमक, सेलिवरी सिक्रेशंस, ये सारे चीजों को बढ़ाएगा। कॉन्स्टिपेशन को डाइजेस्टिव सिरप के मुकाबले बेहतर तरीके से ठीक करेगा। बाउल मूवमेंट, बहुत बार जैसे आईबीएस मैंने कहा था, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आपने खाना खाने के बाद खाने को आगे बढ़ना होता है, बहुत बार ये स्पीड बढ़ जाती है, वो डायरिया है। बहुत बार ये स्पीड बहुत कम हो जाती है, दोनों ही प्रॉब्लम है। तो बाउल का जो मूवमेंट है उसको बेहतर करेगा। आपने थोड़ी देर पहले पथ पित्त कफ के बारे में सुना, तो कफ और पित्त जो डाइजेस्टिव के साथ कनेक्शन है और मूवमेंट के साथ कनेक्शन है, इसको बेहतर करेगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग खाना तो खाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि शरीर नहीं बन रहा है, खाना तो अच्छा खाता है लेकिन बॉडी में लगता नहीं। इसका मतलब है उसका बॉडी न्यूट्रिशन को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। इसके कई सारे कारण होते हैं, तो ऐसे लोगों को आप डाइजेस्टिव सजेस्ट कर सकते हैं, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होगा। इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को रेगुलेट करता है। अगर एसिड कम बन रहा है तो न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक ठाक बनाएगा। अगर बहुत ज्यादा एसिडिटी है उसको भी कम करेगा। एडल्ट को 2 से 4 चम्मच दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, और बच्चों को 1 से 2 चम्मच दिन में 2 बार दे सकते हैं। तीसरा प्रोडक्ट है डाइजेस्टो सीड। ये एक आयुर्वेदिक एंटासिड है, जो तो हम सब ने अपने लाइफ में कभी ना कभी एंटासिड खाए होंगे। ये सियानो। जी दीपानाथ जी, 3 साल के बच्चों को भी डाइजेस्टिव दे सकते हैं। दोस्तों जो एंटासिड होता है वो तुरंत काम करता है, लेकिन इसका लॉन्ग टाइम यूज, यानी अगर आप इसको लॉन्ग टाइम यूज करेंगे तो बहुत सारे साइड इफेक्ट दिखेंगे। इससे थोड़ा बहुत लूज मोशन भी हो सकता है। तो एंटासिड जो हम मेडिकल स्टोर से लेते हैं वो लाइफ टाइम के लिए नहीं है, और वो टेम्पररी है। यानी आपके पेट में एसिड बना, और एंटासिड एसिड का उल्टा है, विपरीत है। वो जाता है एसिड के साथ मिक्स होता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इसका दूसरा कोई साइंस नहीं है। वो एसिड है, ये अल्कली है, दोनों मिक्स होता है, न्यूट्रल होता है, सॉल्ट बनता है, पानी बनता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन डाइजेस्टिव सीड अलग है, ये आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है। इसको आप लंबा टाइम तक ले सकते हैं, और ये आपके एसिडिटी को रेगुलेट करेगा बेहतर तरीके से। फ्लैटुलेंस, गैस, खट्टे डकार आप लोग बोलते हैं, रिफ्लेक्स, इन सबको कम करेगा। हार्ट बर्न होता है उसको कम करेगा, बॉडी से टॉक्सिन्स भी बाहर निकालेगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, बॉडी में न्यूट्रिशन का डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन, ब्रेकडाउन, ये सारे प्रोसेस को अच्छा रखेगा। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। बहुत बार लोगों को पेप्टिक अल्सर हो जाता है, पेट में बहुत ज्यादा जलन होती है, बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है, ऐसे में आप दे सकते हैं इसको। जब भी जरूरत हो, यानी आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, या फिर आपको खट्टे डकार हो रहा है, एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है, जब जब ऐसा होगा तब तब आप इसको 10 से 20 ml ले लेना है। ये आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, जब जब जरूरत हो तुरंत ले सकते हैं। ये इसका यूज होगा। या फिर अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम लॉन्ग टाइम से हो रहा है, तो आप इसको रेगुलर दिन में 2 से 3 बार 3 महीने तक यूज करें। अगला प्रोडक्ट है ओके लिवर, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा, लिवर एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन है। आप इमेजिन नहीं कर पाओगे क्या क्या काम करता है ये। आप मान सकते हैं कि धरती का सबसे बड़ा फैक्ट्री है, जो चीजों को बनाती है, चीजों को बदलती है, चीजों को कन्वर्ट करती है, चीजों को स्टोर करती है। इट्स ए ह्यूज फैक्ट्री। ये अनगिनत केमिकल, हजारों केमिकल रिएक्शंस हर वक्त करते रहता है। और आप जानते हैं कि आज के टाइम पे हमारा खाना पीना बहुत गड़बड़ है, खाने में मिलावट है, हमें फास्ट फूड, जंक फूड पसंद है, हमारा रेस्ट। आप एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल, आपको समझ में आएगा। ऊपर वाले ने हमारे शरीर में एक घड़ी फिट किया है, और वो घड़ी हमारे बॉडी को बताती है कि अभी दिन हो गया तुम काम करो, अभी रात हो गया रेस्ट पे जाओ और बॉडी का रिपेयरिंग करो। तो जब रात होती है हमारे बॉडी में फंक्शंस बदल जाते हैं। रात के लिए बॉडी बहुत सारे ऐसे हार्मोन रिलीज करती है जो बॉडी को रेस्ट पे लेके चला जाता है। आप जरा इमेजिन करो, ये ऐसा आपके साथ हुआ होगा। स्लीप पैरालिसिस एक बीमारी तो नहीं, एक सिम्टम है। नींद में कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि
आप सो गए हैं, आपको हल्का हल्का नींद आ रहा है, आप सोए हुए हैं, आपको हल्का हल्का नींद आ रहा है, आपको हल्का हल्का सपने आ रहा है, आपने हाथ ऐसे सीने पे रखा होगा और आपको महसूस हो रहा है कि आप शायद सपना देख रहे हैं, आप शायद सपना देख रहा है, लेकिन कुछ डरावना आपने देखा होगा और आप चाहते कि आप उठो बेड से, लेकिन आप उठ नहीं पाते। पुराने जमाने में कहते थे कोई खतरनाक जानवर, भूत, क्या बोलते हैं, पिशाच, वो आके आपके सीने पे बैठ जाता है, वो स्लीप पैरालिसिस है। हमारे बॉडी हमारे लिए एक ऐसा हार्मोन बनाती है जो बॉडी को इमोबिलाइज कर देती है, ताकि सपने के दौरान, नींद के दौरान आप मूवमेंट ना करो। आपके राइट साइड में एक बहुत ही मजबूत दीवार है, आप सपने में झगड़ा कर रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो और जोर से पैर चला दिया, आपके घुटना टूट जाएगा। उसको रोकने के लिए ये स्लीप पैरालिसिस वाला हार्मोन बॉडी रिलीज करती है। तो रात में ऐसे अजीबोगरीब बॉडी में चेंजेस होती है और बॉडी रेस्ट में चली जाती है, डिटॉक्सिफाई करती है और उसको रिपेयरिंग करती है। आप जरा इमेजिन करो, रात के 12 बजे बॉडी को रिपेयरिंग में जाना है, डिटॉक्सिफाई होना है, स्लीप में जाना है, रेस्ट करना है, और हम डिनर करते हैं और भी भर भर के डिनर करते हैं, तो क्या लीवर ठीक से काम करेगा? फिर भी करता है। जब ये काम हम लगातार करते जाएंगे तो आपका लिवर 30-40 साल, 40-45 के टाइम में कमजोर हो जाएगा। यानी आज का जो लाइफस्टाइल है, आज का जो फूड हैबिट्स है, इससे हमारा लिवर कमजोर हो जाता है। उसके लिए ये वाला प्रोडक्ट आपका दोस्त है। ये प्रोडक्ट हर किसी के घर में होना ही चाहिए, ये हर कोई खा सकता है, छोटे बड़े बुजुर्ग, एडल्ट्स, मेल्स फीमेल्स, प्रेगनेंसी, लैक्टेटिंग मदर, हर किसी के लिए है। और मेरा मानना है अगर आप शहर में रहते हैं तो बच्चों को 10 साल से ये प्रोडक्ट देना शुरू करें। ये 200 ml की प्रोडक्ट है, ओनली 160 रुपीज। ये क्या क्या काम करते हैं एक बार देखते हैं। लिवर का हर बीमारी को रोकेगा, हेपाटाइटिस जैसे खतरनाक इन्फेक्शन को भी रोकेगा, लिवर की डैमेज को रोकेगा, फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान को रोकेगा, ऑक्सीडेटिव डैमेज को रोकेगा, एपेटाइट भूख को बढ़ाएगा, लिवर के फंक्शंस को बेहतर करेगा, लिवर के सेल्स को रिपेयर करेगा, लिवर में जो भी अत्याचार हम करते हैं उसके असर को कम करेगा, इन्फ्लेमेशन पेन को कम करेगा, लिवर के जितने भी फंक्शंस हैं, हार्मोन्स बनाना, एंजाइम्स बनाने, जूसेस बनाना, चीजों को कन्वर्ट करना, उसको मेटाबॉलिज्म करना, उसको डिटॉक्सिफाई करना, उसको एक्सक्रिएट करना, ये सारे कामकाज में मदद करेगा, लिवर के हर फंक्शन को बेहतर बनाएगा। अगर हमने 10-15 साल से लोगों को ये देना शुरू किया थोड़ा थोड़ा डेली 1-2 बार, तो मेरा मानना है 40-50 साल तक उसका लिवर हमेशा फिट एंड फाइन रहेगा। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान देना है, आप पानी हमेशा बिल्कुल प्योर एंड क्लीन वाटर पिए। बाहर कभी अगर आपको पानी पीना होता है तो ओपन वाटर कभी ना पिए, बॉटल वाटर पिए। एडल्ट्स के लिए 15 से 20 ml और बच्चों के लिए 10 ml काफी है। तो दोस्तों, आज हम लोग यही तक डिस्कस करेंगे। मैं जानना चाहूंगा आपको सेशन कैसा लगा, एक बार चैट बॉक्स में लिखें। और अगर किसी के मन में कोई भी सवाल है, सिर्फ रिलेटेड टू टुडेस टॉपिक, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, डाइजेस्टिव ऑर्गन से रिलेटेड और इन 4 प्रोडक्ट से रिलेटेड, अगर किसी के मन में कोई भी सवाल ऐसा है, प्लीज पूछिए। और आज के प्रोडक्ट, आज का सेशन, आज का नॉलेज इंफॉर्मेशन आपको कैसा लगा, उसके बारे में भी आप फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सबको सेशन अच्छा लगा। दोस्तों, ये सेशन भी मैं अपने चैनल में डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हो। ओके, बहुत सारे सवाल है, थोड़ा सा टाइम लेके मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहला सवाल आया, थैंक यू सुनील जी। डाइजेस्ट 12 कब लेना है? डाइजेस्ट 12 भी दिन में 2 बार, अगर किसी की बीमारी सीरियस है, बहुत ज्यादा बीमार है, तो आप 3 बार दे सकते हो। अगर भूख नहीं लगती तो खाने से पहले, अगर भूख ठीक ठाक लगती है तो खाने के बाद। 5 बॉक्स एंटीपाइल्स त्रिफला दिए, रिजल्ट नहीं है। मुझे लगता है पाइल्स की बात कर रहे हो। पाइल्स के लिए सबसे पहला इलाज होगा, उनकी फाइबर इंटेक को बढ़ाना होगा। आप उनको बोलो लगातार दही खाए पिए, और खाने में रोज कम से कम
300-400 ग्राम सालाड ले, और जो भी सब्जी और फल फाइबर के साथ, छिलके के साथ ले सकते हो, उसको लेना शुरू करें। और एंटी पाइल्स के साथ साथ सुबह शाम 30 ml एलोवेरा जूस भी पिलाना है। एक सवाल आया कि कुछ खाने से ही पेट फूलता हो, तो उनको डाइजेस्टिव, बेसिकली मुझे लगता है आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता। आप एक अच्छा सा लिवर का प्रोडक्ट दीजिए, जैसे ओके लिवर दे सकते हैं, और डाइजेस्ट ऑयल दीजिए। और अगर खट्टे पानी का टक्कर एसिडिटी होगा तो आप उनको डाइजेस्टिव सीड भी देना। मैं चैनल का नाम लिख के देता हूं आपको, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। मैंने चैनल का लिंक आपको दे दिया है, यहाँ पे जाकर आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। एक और सवाल है, किसी को सुबह सुबह अगर वोमिटिंग हो तो आप उनको भी डाइजेस्टिवल देना शुरू करें। वोमिटिंग के बहुत सारे खतरनाक रीजंस भी हो सकते हैं, तो आप डाइजेस्टिवल से शुरू करें और ओके लिवर देना शुरू करें। पुराना कॉन्स्टिपेशन के लिए भी सुबह शाम 30 ml एलोवेरा जूस, खाने में सब्जी, सलाद, फ्रूट्स बहुत ज्यादा मात्रा में लेना है, ग्रीन ज्यादा लेना है, छिलके वाले सब्जी और फल खाने हैं, छिलके के साथ खाना है, और दही रेगुलर बेसिस पे लेना है, साथ में एंटीपाइल्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब आज के सेशन में आए। जी, नेक्स्ट सेशन में बताएंगे डिटॉक्स किट के बारे में। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इन प्रोडक्ट्स का यूज करें, लोगों के साथ शेयर करें, और जो भी आप सीखते हैं आप अपने टीम को भी सिखाएं। थैंक यू सो मच एंड गुड डे।